हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019 के जो पेपर हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो आपको पता ही है कि अभी जो अपना ग्रुप डी का एग्ज़ाम, वैसे तो 2019 का ये एग्ज़ाम है, लेकिन अभी अपना 2022 में हुआ है और अभी 2-3 दिन पहले आंसर की भी आई है। ठीक है, आज जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। इन केस अगर किसी का अच्छा स्कोर नहीं भी आया है तो अभी देखो, रुकना नहीं है। जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता किसी ना किसी एग्जाम में, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, देखो ये मैं समझता हूँ कि जब कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है, लेकिन देखो जब इस चीज में हमने कदम रख ही दिया है, यानी कंपटीशन के फील्ड में अगर आप आगे हो तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, आपको आगे ही देखना है। ठीक है, मतलब जो भी नेक्स्ट फर्दर एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो देखो इसमें आपको पता है टोटल 99 शिफ्टों में ये एग्जाम कंप्लीट हुआ था। और देखो, इस जो आरआरसी ग्रुप डी का जो पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब देखो कोई भी चीज़ जो मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो फिर मेरे को ये भी सोचना पड़ता है कि ये मैं करवा पाऊंगा या नहीं। आपको पता है 99 शिफ्ट है, 99 शिफ्ट सॉल्व करवाने में लगभग कई महीने चल जाएंगे, 2 से 3 महीने चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ ही जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका देखो रीजन अगर मैं बताऊं, अगर मैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करूं या फिर एसएससी के कोई भी एग्जाम की बात कर लो, तो एसएससी के एग्जाम कौन ले रहा है? टीसीएस। एसएससी के सारे एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाता है, और ये जो पेपर हुआ है ग्रुप डी का, ये भी किसने कंडक्ट करवाया? टीसीएस ने करवाया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो वेंडर है वो सेम ही है। देखो काफी लोगों के दिमाग में अब ये चीज आ रहा होगा कि ग्रुप डी का पेपर है तो इसका लेवल्स कम रहा होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कम रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल आपने जो एनटीपीसी के भी पेपर देखे थे, सीबीटी 2 के, आप इस कोई भी एग्जाम का लेवल आप जो उसके क्वालिफिकेशन से डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और जैसे कि अब आपको सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका रीजनिंग सेक्शन है वो भी इसमें ऐड ऑन हो गया है मेंस में। तो और जैसे कि ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो गया, आपने देखा होगा कि जो रीजनिंग्स में पजल्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा पूछी गई है। तो ये अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा एक और चीज देखो, मैं इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन करवाने वाला हूँ। जिन लोगों का मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन अच्छे हैं, ठीक है, मैं पहले उनके लिए बता रहा हूँ। उनको मैं क्या करूंगा, जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनका मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और जो लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं तो वो पूरा देखो। आप वीडियो की जो स्पीड है वो बढ़ा के देख सकते हो, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग। ठीक है, और देखो एक चीज़ और है, इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि देखो, पहली बात तो क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चन में से भी सेलेक्ट करना पड़ता है, मैथ के कौन से हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कौन से हैं, फिर उनको एडिट करना पड़ता है, ऑप्शंस वगैरह रिमूव करने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। और फिर बाइलिंगुअल अरेंज नहीं हो पाएगा, इतनी सारी शिफ्ट है, तो एक पीपीटी बनाने में ही फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और देखो ज़्यादा जो लोग हैं, अगर मैं स्पेशली रेलवे एग्जाम की बात करूँ तो हिंदी मीडियम से ही होते हैं, क्योंकि इंग्लिश का उसमें आती नहीं है। ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग होते भी हैं इंग्लिश मीडियम से, इवन काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने जब पोल डाला था कि इंग्लिश में सॉल्यूशन करवाऊँ, पर उसके लिए मैं नहीं करवा पाऊंगा। मतलब मेरे पास हिंदी में ही क्वेश्चन अवेलेबल है। मतलब मैं देखो एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। लेकिन ये चीज़ मुझे पता है कि जो रेलवे की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो हिंदी में जो देखने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। फिर भी देखो जो टर्म होती है उनको मैं एक्सप्लेन करता ही हूँ। बाकी अभी स्टार्ट करते हैं हम, 2-4 दिन बाद अगर कुछ हो पाया अरेंज तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी तो अपन हिंदी में ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक चीज़ आपको करनी होगी, वो ये है कि आप लोगों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो कि लोगों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करें। ठीक है, काफ़ी हो सकता है आपको लग रहा है बकवासबाजी हो गई है, तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ, बाकी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, सारे अपडेट भी आपको वहीं पे मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब वैसे भी 5 मिनट हो गए हैं लगभग। ठीक है, यहाँ पे देखो आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे जो अपना ये पेपर है, हम जैसे जैसे पेपर हुआ है ना लेवल वाइज, मतलब जो अलग अलग लेवल्स में अपना पेपर बटा था, मतलब फेज में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। और सबसे जो पहला आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 17/8/2022 को हुआ था।
तो सबसे जो पहला पेपर है उसी को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17/8/2022 की लेवल 1 की शिफ्ट फर्स्ट है, जो कि 9 से 10:30 के बीच में हुई थी। जैसे जैसे जिस जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी सिक्वेंस में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम रैंडम उठाएंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपके जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो 1 2 3 करके आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है जिस नंबर पे उसी को मैंने लिया है। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो बस बीच बीच में से क्रॉप किए गए हैं क्वेश्चन। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन अपना क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है 2 पर्सन है जिनकी जो आयु है उसमें 30 ईयर का डिफरेंस है। यदि 5 वर्ष पहले जो बड़े पर्सन की आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु से कितनी थी, 3 गुना थी। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लोग हैं अपने पास। मैं मान लेता हूँ कि एक अपने पास ए है, एक अपने पास दूसरा बी है। अब ये बोल रहा है कि जो 5 ईयर पहले क्या था, जो छोटे पर्सन की आयु है वो बड़े पर्सन की आयु से क्या थी, सॉरी बड़े पर्सन की आयु है छोटे पर्सन की आयु से क्या थी, 3 गुना बड़ी थी। ठीक है, किसी को भी आप बड़ा मान लो, मैं मान लेता हूँ कि ए बी से बड़ा है। तो अब मैं जो यहाँ पे रेशियो लिखूंगा ये 5 ईयर पहले का लिखूंगा, तो क्या रेशियो है अपना 1:3। यानी अगर ये 3 का था तो ये कितने का था, 1 का था। ये तो 5 ईयर पहले की बात है। ठीक है, और जो करंट में जो डिफरेंस है वो क्या है, 30 ईयर। अब एक चीज बताओ मेरे को आप, अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, तो क्या डिफरेंस कभी बदलता है क्या? ठीक है, मान लो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप में से 2 लोग हैं, एक मान लो रमेश है। ठीक है, कुछ भी मान लो यार, एक रमेश है एक श्याम है। ठीक है, इनकी आयु में मैंने बोल दिया कि अभी वर्तमान में 10 साल का अंतर है, मतलब ये मान लो 20 का है, ये 30 का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल बाद अंतर क्या होगा, तो अंतर क्या कभी बदलेगा? जब 10 साल बढ़ेगा तो इसका भी तो 10 साल बढ़ेगा, इसका भी 10 बढ़ेगा। यानी ये 20 का था तो अब ये 30 का हो जाएगा, जब ये 30 का था तो ये 40 का हो जाएगा। यानी जो अंतर है वो तो कांस्टेंट ही चलने वाला है ना, वो तो बढ़ ही नहीं सकता जितना रहेगा, क्योंकि जो बढ़ेगी अपनी एज तो दोनों की बढ़ेगी, एक की तो बढ़ेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अंतर है ये तो ऑलवेज सेम ही रहेगा। यानी अभी अंतर की अगर मैं बात करूं तो 3 - 1 2 है अंतर। इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 30 ईयर दे रखी है, 30 साल दे रखी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 ईयर आ गई। 1 की वैल्यू 15 ईयर आ गई, तो अगर मैं इस 3 की वैल्यू पूछूं आपसे तो 15 तो 45 ईयर हो जाएगी। और अगर इसकी मैं पूछूं तो 15 ईयर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप सोच रहे हो कि ऑप्शन में तो 15 है ही नहीं, तो ये आपको सोचना ही नहीं है। आप क्वेश्चन तो पढ़ो पहले क्या पूछा गया है। बोला कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। ये जो रेशियो निकाला था हमने, ये जो रेशियो कौन सा था, 5 ईयर पहले का था ये। यानी जो आप करंट में बात कर रहे हो उससे 5 ईयर पहले का। तो ये जो एज है ये 15 कौन सी है, 5 ईयर पहले की। तो करंट से वर्तमान में पहुंचने के लिए 5 साल और जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप वर्तमान में पहुंच पाओगे। तो 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 ईयर। तो 20 ईयर इस सवाल का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन तो यहाँ पे लगे ही हुए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि देखो यही तो है, जो अपना डिफरेंस है वो तो ऑलवेज सेम रहेगा। आपको इसको वेरिएबल वेरिएबल मान के नहीं करना है, इसको रेशियो से ही करना था। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन दे पाऊँ। फिर भी देखो जिस टाइम मेरे जो दिमाग में जो मेथड आता है मैं वही करवाऊंगा आपको। लेकिन आपको वीडियो देखने से पहले आपको खुद से पहले प्रैक्टिस करने हैं हर एक क्वेश्चन को, फिर आपको वीडियो देखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो या जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे बेहतर तरीका आपके दिमाग में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वह अधिकतम संभव लंबाई निकालनी है जिसका उपयोग करके 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, देखो मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है, तो इसको हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि जो आंसर है वो भी अपने सेंटीमीटर में है। तो ये 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरे की बात करूँ तो 7 मीटर और 35 सेंटीमीटर, मतलब 735 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तीसरा 4 मीटर और 90 सेंटीमीटर, मतलब 490 मीटर। हमसे पूछा गया है कि वह अधिकतम संभव लंबाई निकालनी है जिसका उपयोग करते जो इन लंबाई को मापा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, एचसीएफ अपन को फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ अपन को फाइंड करना है। अब आप एक तरीका है आपके पास, एचसीएफ निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं, या तो आप फैक्टर कर लो या ऑप्शंस के थ्रू बना लो, कैसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, एक और मैंने तरीका आपको बताया होगा अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो अंतर होता है ना नंबर्स का, उन्हीं का या तो डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। ठीक है, मे बी अगर जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो उसको जो मैं चीज बोल रहा हूँ ना वो शायद समझ नहीं आ रही होगी, तो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे आप अंतर लो दोनों का, तो कितना आएगा, 5 - 0 0, 3 - 2 1 और 7 - 5 2। ठीक है, और इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 में से ये 0 गया तो 5, और 13 में से जब 9 जाएगा तो 4, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 7 में से 5 गया तो 245। ठीक है, पहले का दूसरे से ले लिया, दूसरे का तीसरे से ले लिया, अब तीसरे का पहले से भी डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों में मैं डिफरेंस लूंगा तो कितना आएगा, देखो 490 है, अगर 10 जोड़ूंगा तो 500 और 25 और, यानी 35 और आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यही 35 आ गया ना, उसी से आपको हिंट लग गई।
देखो मैंने क्या बोला था, जो HCF होता है आपने बेसिक तरीके तो पढ़े ही होंगे कि इनके आप फैक्टर कर लो, वो सभी आप ऑप्शन से बना सकते हो। लेकिन जो सही तरीका है, जब भी HCF का क्वेश्चन आए तो आपको डिफरेंस लेना है। अब जो HCF होगा या तो वो डिफरेंस होगा, ठीक है, HCF है या तो वो अपना डिफरेंस होगा, यानी इनका अंतर होगा, या फिर अंतर का कोई फैक्टर होगा, ठीक है, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि या तो HCF इनमें से कोई नंबर होगा या इनका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो 35 यहाँ पे आ रहा है, तो 35 को HCF होने के लिए इन सब में भी 35 आना चाहिए। तो क्या डिवाइड करके देख लेते हैं 35 है कि नहीं इसमें। देखो 35 में अपना क्या छिपा है, एक 7 छिपा है और एक 5 छिपा है। तो इसमें 7 से तो डिवाइड हो रहा है क्योंकि 210 है, तो 7 से 21 और 5 से तो होगा ही, 5 से इसमें भी होगा, ठीक है, और 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 7 से 21, बचेंगे कितने, 3 35, 7 पंजे 35, यानी सब में 35 छिपा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ब्रेक करके भी बता देता हूँ, ये 35 अगर इसमें है तो ये कितना आएगा, जब 35 से इसमें भाग देंगे तो देखो 7 से भाग दिया था हमने तो कितना है, 7 से 21 30, और 5 से और देंगे, यानी 35 गुणा 6 करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। ऐसे ये जो 245 है, ये 35 का कितना टाइम होगा, 245 में मैं जब 35 का भाग दूंगा, मतलब 7 गुणा 5 का भाग दूंगा, 7 से दूंगा 7 से 21, बचे 3, और 35, 7 पंजे 35, और 5 से और दूंगा तो 7 टाइम, यानी ये 35 गुणा 7 है अपना, वैसे भी 7 था, 210 से 245 यानी 35 ही जोड़ना था, और ये 7 गुणा 5 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर अपना क्या कॉमन आ रहा है, 35 ही कॉमन आ रहा है। 35 यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे है, बाकी बचे नंबर में कुछ कॉमन है ही नहीं ना। देखो 6 और 7 में तो कुछ कॉमन होने से रहा। और HCF क्या होता है, अपना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को अपन HCF बोलते हैं। तो 35 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। बाकी और तरीके से भी बना सकते थे जैसे आपने पहले पढ़ा होगा, पर जो बेस्ट तरीका है वो यही है, आप इनका डिफरेंस लो और फिर देखो। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल क्लियर ही होंगे। अगर आप मेरे जो वीडियोस पहले से रेगुलर देख रहे होगे तो फिर तो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं रही होगी समझाने में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये और लोग भी देखेंगे, मतलब नए व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर देखो समझने में प्रॉब्लम होती है ना, तो थोड़ा आप वेट करो, 2 4 जब सेट्स हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे मेथड्स आपको समझ आने लगेंगे। क्योंकि देखो जनरली ये होता है, जिससे हमने पढ़ा है उन्हीं के मेथड हमें जल्दी स्ट्राइक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ोगे तो मैं सब समझ आएगा। देखो ये अपना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब 27/3 कितना होता है, 9, 27 माइनस 0 मतलब 0 ही आ जाएगा, और 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10, तो 10 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी इजी क्वेश्चन भी आपको देखने में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जो सारे क्वेश्चन हैं वो टफ ही मिलेंगे। ओके, देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एवरेज है, और एवरेज का तो मैंने आपको अभी वीडियो प्रोवाइड करवाया है कल ही। देखो यहाँ पे बोला है, दो तरफा यात्रा के दौरान गौरव की जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। बोले यदि जाते समय वो 20 से जाता है तो आते समय उसकी एवरेज चाल क्या होगी। ठीक है, देखो एक चीज आपको पता है, मान लो ये अपना 2 पॉइंट है, अपने ए से बी पॉइंट है। ठीक है, इनके मान लो डिस्टेंस अगर डी है, तो एक बंदा है जो ए से बी तक जा रहा है, दोबारा वापस बी से ए तक आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो जाते टाइम जो इसकी स्पीड है वो x है, और आते टाइम इसकी स्पीड y है। तो जो एवरेज स्पीड होती है, जो औसत चाल होती है, ये आपने बहुत अच्छे से काफी बार पढ़ा भी होगा। इस केस में जो अपनी एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये अपनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को जो वैल्यूज गिवन है उसको हम रख देते हैं। यहाँ पे अपन को एवरेज स्पीड दे दी है 15, तो एवरेज स्पीड तो 15 है, 2 इंटू, और एक स्पीड तो अपन को गिवन है 20, दूसरी पूछा है यानी y की वैल्यू पूछा है, डिवाइड बाई x की वैल्यू तो हमें पता है 20, y की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कुछ कट रहा है तो उसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो 5 से ये 3 टाइम चले जाएगा, और 5 से ये 4 टाइम चले जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 या 60 प्लस 3y बराबर, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8y आ जाएगा। तो 8y माइनस 3y इधर आ जाएगा 5y, 5y की वैल्यू 60 आ गई, तो y अपना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यही पूछा था कि हमें जो आते टाइम किस स्पीड से आएगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना फोर्थ है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बीच में क्वेश्चंस में स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जिससे आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। यहाँ पे बोले x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 11 है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपना 42 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा है। ठीक है, देखो सिंपली आप इसका स्क्वायर कर दो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर निकालना चाहिए था मेरे को, पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर करोगे तो 121, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की। तो जो बाकी जो बचा कुछ है उसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो ये तो है 121 माइनस, ये पूरे टर्म इधर चले जाएगी, 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू 42 हमें गिवन है।
तो 42 दूनी 84, ठीक है। या आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये भी कर सकते हो कि 11 कॉमन आ रहा है दोनों से, तो 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ से तो बचेगा 11 माइनस, नहीं नहीं सॉरी 11 कॉमन नहीं आ रहा है, कितना आ जाएगा ये 121 माइनस 42 दूनी 84, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 16 यहाँ से बचा और 21 यहाँ से बचा, यानी 21 और 6 27 और 10 37 आएगा, ठीक है। यही पूछा गया था हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, जो कि अपना ये हो जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअली 84 को देख के मेरे दिमाग में ये आ गया कि 21 कॉमन आएगा, जबकि आगे 121 था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये तो अपना। इस पे इस आइडेंटिटी पर अपना जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाली पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी में, तो काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इसमें भी मे भी किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। बोल रहा है पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। पी और क्यू के बारे में बोला गया है, ये 9 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क मेरे को निकालना तो इनका एलसीएम 12 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो 9 4 36 और 12 3 36, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोल रहे यदि वे क्यू से शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो फर्स्ट डे में अपना कितना काम हुआ है, और फर्स्ट डे में करेगा कौन, क्यू, तो क्यू से स्टार्ट हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट किसने किया है, तो क्यू ने किया है, तो एक दिन में तो अपना 3 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं सेकेंड डे की बात करूं तो सेकेंड डे में अपना पी काम कर रहा है, पी काम कर रहा है ना, और पी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम, तो 4 काम ये, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल अपना 2 डेज में कितना काम हुआ है, 4 और 3 7 काम हुआ, 7 काम है, करना कितना है अपन को 36 काम। तो 36 के पास जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, इसको 5 से गुणा कर देता हूँ। तो अब 10 डेज में अपना कितना काम हो चुका है, 10 डेज में हो चुका है 7 पंजे 35, 35 काम हो चुका ना। अब नंबर किसका है वापस, देखो क्यू से स्टार्ट किया तो खत्म किस पे होगा, अपना पी पे। अब वापस स्टार्ट तो क्यू ही करेगा, और क्यू पता है आपको एक दिन में 3 काम करता है। अगर मैं क्यू की बात कर रहा हूँ तो ये 1 डे में कितना काम करता है, 3 काम करता है, लेकिन अपन को करवाना तो सिर्फ एक काम ही है ना, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो एक काम को कितने दिन में करेगा ये, 1/3 डेज में। तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे अपने, अगर टोटल डेज की मैं बात करूँ तो 10 दिन तो पहले लग चुके थे अपने यहाँ पे, और 1/3 डेज और लग गए, तो 10 1/3 डेज लग जाएंगे टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि काम स्टार्ट किसने किया है, काफी लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। रीजनिंग के भी मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊंगा, अभी हम मैथ्स को कर रहे हैं, फिर हम रीजनिंग को भी करेंगे, ठीक है। मैं दोनों सेक्शन जो मुझे आते हैं वो मैं आपको करवा सकता हूँ, बाकी के सेक्शन आते नहीं है तो फिर मैं उनको करवाने से कुछ मतलब नहीं है। इसको देखते हैं हम, ये कितना आएगा 0.6, तो ये है प्लस, देखो ये अपना क्या है ब्रैकेट के अंदर 81 है, इसको मैं लिखूंगा 81/100, तो 81 का तो 9 आ जाएगा, और 100 का कितना आएगा 10, तो नीचे 10 और आएगा, यानी 0.9 ही आ जाएगा इसका, और यहाँ माइनस, और फिर वापस एक ब्रैकेट लग रहा है। ये देखो 144 है, तो 144 का तो बाहर आ जाएगा। अब पॉइंट देखो कितने के बाद है, 4 के बाद पॉइंट है ना, जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, फिर 2 के बाद पॉइंट, यानी 0.12 आ जाएगा ये, प्लस, और ये क्या है अपना 0.4 है, जिसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे 0.5 से, इसको हमें सॉल्व करना है, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो 0.6 तो ये इनिशियल में ही है, प्लस यहाँ पे कितना है ये 0.9, इसमें से माइनस हो रहा है एक, तो देखो ये माइनस का हो जाएगा 0.12, और 0.4 में मैं 0.5 का भाग दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 0.5 का मतलब क्या है, आधा ही तो है, 0.5 आधा ही तो होता है, तो ये 1/2 2 पर चले जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो ये जो 0.8 आ रहा है और बाहर माइनस और लग रहा है, तो माइनस का 0.8 हो जाएगा ये, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो 0.6 तो अपना ये प्लस का है ही, यहाँ पे मैं देखूँ तो 0.9 प्लस का और 0.8 माइनस का, तो ये कितना बच जाएगा 0.1, और माइनस का 0.12 और है, तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप जोड़ोगे तो 0.7, और माइनस में इसमें 0.12 और करना है। तो ऐसे समझ सकते हो कि 70 में से 12 जाएंगे तो 58 बचेंगे, यानी 0.58 आ जाएगा अपना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3rd है। इसमें कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का अपना ये सिंपल सा। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर अपना 27 है, वैसे तो इसको अपन रीजनिंग के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, पर मैं आपको करवा देता हूँ क्योंकि दोनों सेक्शन तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो बोले 8:45 पर घड़ी की दोनों सुई, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई है, उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं 1 मिनट ये कलर बदल लेता हूँ। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एंगल के लिए, एंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, 60 आवर माइनस 11 मिनट डिवाइड बाई 2। एच का मतलब यहाँ पे घंटे है, एम का मतलब मिनट है, तो सारी वैल्यूज रख दो। अब देखो एंगल भी एक साथ घड़ी में 2 बनते हैं, दूसरा एंगल आप 360 में से माइनस करके निकाल सकते हो, तो पहले निकाल के देखते हैं अपन। तो देखो 60 इंटू एच का मतलब है आवर, आवर मतलब यहाँ पे 8 घंटे, माइनस 11 इंटू एम का मतलब है मिनट, और मिनट क्या है ये 45,
और देखो इसका मोड लेना है, कभी कभी हो सकता है कि ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, तो मोड लेना है। मोड लेने का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, इसकी नेगेटिव नहीं लेनी है। डिवाइड बाई यहाँ पे 2, ठीक है, इसका मोड लेना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 8 48 यानी माइनस का 480, और 11 पंजे 55, 80 लाई 5, 11 चौके 44, 44 और 5 49, तो ये आ जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करना है। तो देखो 480 है और 495, 15 है ना, 15/2 मतलब 7.5 डिग्री आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट तो जो अपना एंगल है वो 7.5 डिग्री आएगा, लेकिन बोल रहा है कि जो लगभग कोण निकालना है तो उसके लगभग कितना आ जाएगा अपना, 7 आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे उसको सॉल्यूशन बाद में रख पाओ, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने डिवाइस में कुछ फोल्डर बना लो, लैपटॉप कंप्यूटर जिसमें भी आप देखते हो, जिससे कि जब वापस पढ़े ना तो सारा जो चैप्टर्स हैं या सारे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। जिन जिन चीजों में आप फंसते हो उनका आप नोट्स बनाया करो, ठीक है। आजकल लोग पता नहीं ये आलस क्यों करते हैं, जबकि पढ़ने का यही सही तरीका है। अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको साथ साथ में लिख लो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे ना, तो काफी लोग बोलते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम रिवीजन में टाइम नहीं लगता, तो वो इसीलिए नहीं लगता। कुछ आपको अपने नोट्स बनाने होंगे जो अपने लैंग्वेज में आप बनाओ। और देखो इससे पहले मैं आपको सारे जो नोट्स है मतलब सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करवाता था, लेकिन अभी मैंने सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया है। उसका रीजन ये है कि आप आजकल ना सारे ज्यादा आलसी हो जाते हैं, तो इसलिए आप वीडियो देखो और सॉल्व करो खुद क्वेश्चंस को। बोले एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0, इसके मूल क्या है, इक्वल है, यानी रूट्स इक्वल है। आपको पता है किसी भी इक्वेशंस के जो मूल इक्वल होते हैं, तो एक जो अपना फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य वाला, उसमें जो ये वाली टर्म होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना 4ac होता है, इक्वल होता है। तो अब ए बी सी क्या है, ए है अपना एक्स स्क्वायर का टर्म, बी क्या है एक्स का टर्म, और सी अपन बेसिकली इसको मानते हैं, पर यहाँ पे जो सी है वो बी के टर्म में दे रखी है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ आ रही है ना आपको बात। यहाँ पे जो a है अपना वो तो क्या है, x का कॉफिशिएंट होता है, जो b है अपना वो सॉरी a एक्स स्क्वायर का होता है, b x का कॉफिशिएंट होता है, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म होती है। चलो मैं लिख ही देता हूँ c अपनी, ठीक है। या एक काम करता हूँ मैं, है ना, इसको आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देता हूँ इक्वेशन को। ये अपनी इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे जो ए बी सी की पोजीशन है ना, वही ए बी सी की होती है। तो यहाँ पे अगर अपन को रखना है तो रूट इक्वल है, यानी बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बात करूँ इस वाली में, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ जो ए की वैल्यू क्या होगी अपनी, ए की वैल्यू देखो यहाँ पे ए ही है कि नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यही है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी है इस इक्वेशन में एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 आ जाएगा। और सी की मैं बात करूं तो सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि बी है, तो इसमें रख दो सारी वैल्यूज। तो बी का स्क्वायर, बी क्या है अपना 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू ए ही है और सी की वैल्यू बी है, तो ये कितना आएगा अपना 1 बराबर 4ab आएगा। और यहाँ पे देखो ये निकल जाएगा रिजल्ट अपना ए बी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ए बी वाले टर्म क्या है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो यही है, ठीक है। इसी से कंपेयर कर सकते हो आप, ये अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आप बोले कौन सा रिलेशन सही है, तो ऑप्शन जो थर्ड है ये रिलेशन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि इसकी अपन को निकटतम वैल्यू निकालनी है, यानी अप्रोक्स वैल्यू लेनी है, ठीक है। जब भी देखो अप्रोक्स वैल्यू लेनी होती है तो जो डाटा होता है ना उसको इंटीजर में लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे 25.19 है तो इसको सिर्फ 25 ही लेना है, इंटू 3 प्लस ये जो 4.41 है, देखो यार वैसे तो इसको 4.5 भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, पर 4 लेके ही देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि आंसर, वैसे आंसर में काफी गैप है तो उतना फर्क पड़ेगा नहीं, तो 4 ही ले लेते हैं। और ये 0.9 है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, तो ये कितना आएगा 25 3 75 प्लस 4 माइनस 1 3, तो 75 और 3 78, ठीक है। वैसे सेटिस्फाई कर भी गया। जनरली अपन इंटीजर में लेते हैं, और आपको पता है 0.5 से जो नीचे की वैल्यू होती है उनको इंटीजर में मानने के लिए उससे पहले का ही मान लो। मतलब अगर ये 4.5 से बड़ी होती तो इसको हम 5 मान लेते हैं, अब 4.5 से छोटी है तो हमने 4 माना, तो उस हिसाब से अपना जो ऑप्शन है वो भी सेटिस्फाई कर गया है। वापस देखो अपना एज का एक और क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। बोला है 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की जो आयु का अनुपात था वो 5:6 था। एक साकेत था एस से लिख देता हूँ, तिलक को टी से लिख देता हूँ। ये 5:6 था 1 साल पहले, और 4 वर्ष बाद ये रेशो 6:7 हो गया, ठीक है। इसको हम बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। अगर जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा ये मेथड तो मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं अपन। देखो 1 वर्ष पहले आप ये देखो, मान लो ये अपना वर्तमान है, ये क्या है अपना प्रेजेंट है, यानी आप यहाँ पे हो फिलहाल। आप इससे 1 साल पहले जा रहे हो तो -1 लिख दो। फिर क्या है 4 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 4 साल बाद जा रहे हो तो +4 लिख दो, ठीक है। ये माइनस ये 1 ईयर आ गया, +4 ईयर आ गया, और इन दोनों में आपको लेना है डिफरेंस, ठीक है। बेसिकली ये देखना ही है कि टोटल कितने ईयर की कहानी है अपनी। तो वर्तमान से 1 साल पहले जा रहे थे और वर्तमान से 4 साल बाद आ रहे हैं, तो टोटल इनका जब आप अंतर लोगे तो 4, और माइनस माइनस कितना देगा, देखो अंतर लोगे तो 4 घटाओगे कितना -1,
तो -1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 ईयर आ जाएगा। वैसे भी आपको समझ आ रहा है कि प्रेजेंट से 4 साल बाद और अपने वर्तमान से 1 साल पहले, तो जो ये कहानी है ये 5 ईयर की होगी। तो जो भी ईयर आता है उसको अपन को यहाँ पे लिखना है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है बेसिकली। जो मेथड का जो नाम है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है और काफी जगह ये लगता भी है, ठीक है। ये है अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, प्रॉफिट लॉस और काफी परसेंटेज वगैरह में काफी जगह ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए काम आता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो और उनका पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। यानी 5 गुणा 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और 6 गुणा 6 का करोगे तो 36। तो 36 माइनस 35 कितना आएगा, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 गुणा 5 30 और 7 गुणा 5 35 और उनका भी पॉजिटिव अंतर, ठीक है। तो 35 और 30 कितना आ जाएगा, 5। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। और इससे जो आंसर निकल के आता है ना, जो पहले वाले जो रेशियो है उन्हीं की वैल्यूज निकल के आती हैं। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो रेशियो आप पहले लिख सकते हो चाहो तो। बोले साकेत की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले तो इस रेशियो से निकालेंगे तो वर्तमान से 1 साल पहले की निकलेगी। तो यहाँ से अपना एक रेशियो अपना 5 आ गया है। तो यहाँ से देखो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 25 आ जाएगी। और इस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 ईयर आ जाएगी। लेकिन पूछा है साकेत की वर्तमान आयु, यानी देखो अभी तो ये 25 साल का है, लेकिन ये तो 1 साल पहले की आयु है, ये 1 ईयर अगो, वर्तमान से 1 ईयर अगो की है। अगर मेरे को करंट में निकालनी होगी, करंट एज निकालनी होगी, तो 1 साल और जाना पड़ेगा आगे, यानी 25 तो ये आ गई 1 साल पहले की। वर्तमान में जाने के लिए 1 साल और जोड़ेंगे तो 26 ईयर आएगी, 26 ईयर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4 है, ठीक है। अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पहले नहीं पढ़ा है मेथड, हालांकि जो लोग मुझसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने जितने भी मैं मेथड्स बता रहा हूँ सारे डेफिनेटली पढ़े होंगे। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं थोड़ा स्पेशली, ठीक है। अभी जब मैं लगभग इस पे 5-7 वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा तो मैं इन चीज़ों को उतना एलोबरेट करके भी नहीं समझा पाऊंगा अभी, क्योंकि देखो काफ़ी नए लोग जुड़ने वाले हैं। क्योंकि मैंने पहले रेलवे के इतने आपको सॉल्यूशंस नहीं करवाए कभी, एनटीपीसी के जरूर करवाए थे, सारे करवाए थे हमने। ग्रुप डी के मैंने 2-4 दिन के एनालिसिस करवाए थे, फिर हो नहीं पाया था सारा उस वजह से, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसके बारे में बोलेगा। आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट पावर 2 तो हो। यहाँ पे देखो पावर 2 कहीं है ही नहीं, तो ये तो होने से रहा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे देखो आपको समझ आ रहा है कि पावर 2 है, ठीक है। एक एक्स की टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, यानी ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें तो कोई देखो वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पे पी स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर आएगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं अपने पास, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो x+1 की पावर 1/2 है, मतलब रूट है, तो पावर 2 में तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन बी ही ऐसा है जो अपना द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यहाँ पे बोला गया है यदि किसी घन के एक फलक का जो परिमाप है वो 24 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन अपन को निकालना है। देखो जो घन का एक फलक होता है उसका परिमाप क्या होगा, जो घन का एक फलक होगा उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा ना, क्योंकि चारों साइड से जब, क्योंकि जो अपना जो घन है वो क्या होता है, एक तरीके से रेक्टेंगल से ही बनता है, लेकिन उसमें भी जो साइड्स हैं वो अपने इक्वल होती हैं। तो 4a हो जाएगा, क्योंकि एक साइड का एक होता है, टोटल 4 फलक होते हैं एक उसमें, तो 4a हो जाएगा ये। तो 4a की वैल्यू अपने 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से a की वैल्यू में निकालू तो 6 आ जाएगा। हमसे पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216। 216 है, ऑप्शन नंबर अपना 4 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, ये तो देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो 36 सेंटीमीटर को अपन से चेंज करवा रहा है किलोमीटर में, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करवा रहा है। तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। आपको पता है मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का भाग देना पड़ता है। अब मीटर को वापस किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का और भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो यहाँ से ये देखो कितने के बाद पॉइंट आएगा, 4, तो ये मतलब 3 ये और 2 ये, 5 के बाद पॉइंट आएगा। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो, देखो 36 तो आएगा, 36 तो कहीं जाने से रहा, जबकि ये तो 63 हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये 36 तो है क्या, 5 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, ये नहीं हो पाएगा। 36 तो है लेकिन 4 के बाद पॉइंट है, ये नहीं हो पाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, जब 3 ऑप्शन हमने हटा दिए हैं तो फिर भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ देखो 5 के बाद ये पॉइंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 था। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला तो अपना, खैर। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये भी अपना रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम मैथ्स के क्वेश्चन है उनको ले लेते हैं। बोले साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है, ओके। तो देखो या तो आपके पास एक तरीका है कि आप ऑप्शन से कर लो, क्योंकि जो ऑप्शन हैं उसमें क्या आना चाहिए, जो कॉट थीटा, जो भी मतलब जो भी ऑप्शन है उसको जब आप सॉल्व करोगे तो साइन थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा को ही तो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की मैं बात करूँ तो ये तो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या साइन थीटा के इक्वल है, ये तो नहीं होगा, तो ये तो अपना ऑप्शन हो गया बाहर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है और उसका अंडर रूट और यानी कॉसेक थीटा ही आ जाएगा। और आपको ये भी पता है 1 अपॉन कॉसेक साइन थीटा के इक्वल होता है, तो दूसरा ऑप्शन आ गया। बाकी को क्या चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक से ज्यादा अपने आंसर सही होंगे, तो ऑप्शन बी अपना हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, वैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 50 है, और पता नहीं है आपको क्लियर विजिबल हुआ है कि नहीं है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि एबीसीडी क्या है अपना, एक समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, जिसमें दो डायगोनल हैं एसी और बीडी एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं। ठीक है, आपको ये दिख तो रहा है ना क्लियर, मैं चेक कर लेता हूँ एक मिनट। ठीक है, मैं भी शायद दिख रहा होगा। चलो मैं वापस बना ही देता हूँ, यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अपना इस तरीके से है, ए बी सी डी अपना एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ये अपने दो डायगोनल हो गए इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से बनाता हूँ डायगोनल को। ये अपना डायगोनल हो गया जो ऊपर एक दूसरे को काट रहे हैं। और यहाँ पे देखो वैल्यूज दी हैं, ओ ए की वैल्यू x+3 है, यानी यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, ओ ए यानी ये वाली वैल्यू है ये x+3 है। और ओ बी की वैल्यू y+2 है, यानी ये वाली वैल्यू y+2 है। देन क्या है अपना ओ सी 2x+y है, ओ सी यानी ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये अपना 2x+y, और ओ डी है वो 3y के इक्वल है, ये वाली वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ 3y है। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको पता होगी, जो समांतर चतुर्भुज है जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होता है, जो अपना डायगोनल है ये ऊपर काट रहे हैं, तो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, द्विभाजित करते हैं। ठीक है, द्विभाजित या जो भी है, बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब ये दो इक्वल भागों में बांटते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओ ए, ठीक है मैं चलो अपना पूरा रिजल्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ओ ए बराबर ओ सी होगा, एंड दूसरा क्या होगा, ओ बी बराबर क्या होगा अपना ओ डी होगा। यहाँ से अपने दो इक्वेशन बनेंगे एक्स और वाई में, उनको सॉल्व करेंगे तो अपने वैल्यूज निकल के आएंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं ओ ए बराबर ओ सी, तो ओ ए मतलब x+3 बराबर ओ सी, और ओ सी कितना है अपना 2x+y। यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो चलो पहले मैं यहाँ चलो बना ही लेता हूँ। क्या इक्वेशन बनेगी, ये 2x है और x को मैं इधर भेज दूंगा तो x आ जाएगा, और प्लस का y है बराबर ये कितना है 3। एक इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन इस वाले रिजल्ट से हम बनाएंगे, ओ बी बराबर ओ डी, यानी ओ से लेकर बी तक की वैल्यू जो कि y+2 है, ये बराबर है ओ से लेकर डी तक की वैल्यू जो कि 3y है। तो यहाँ से तो यार देखो डायरेक्ट रिजल्ट निकल गया 3y और माइनस का y, तो 2y बराबर 2 है, तो 2y बराबर 2 आएगा ना यहाँ से, तो y अपना 1 निकल के आ जाएगा। अब जब y 1 आ गया लेकिन पूछा x है, ठीक है, तो y 1 है तो x कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 होगा, क्योंकि 1 प्लस टोटल x+y 3 है और y अपन ने 1 निकाल चुके हैं, तो x कितना आएगा 2। तो 2 आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4th है। ठीक है, बस आपको इसमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, द्विभाजित करते हैं, दो इक्वल पार्टों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52, बोले एक ट्राइंगल है अपना एबीसी, जो मैं बना लेता हूँ इस तरीके से है, अपना ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल ए की वैल्यू 40 गिवन है और एंगल बी है वो 70 है। तो पूछ रहा है ए का बहिष्कोण क्या होगा, यानी ए का एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है, सॉरी ए का एक्सटीरियर पूछा है ना। तो देखो ए का एक्सटीरियर सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, जब ये 40 है तो भाई ये जो बहिष्कोण है या जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 में से 40 जाएगा तो 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता है जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ये प्रॉफिट लॉस का है। अब बोले कि यदि किसी वस्तु का जो सीपी है वो 2500 है और उसका विक्रय मूल्य 2375 है। ठीक है, 2500 की चीज को आप 2375 में बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, अगर मैं आपसे पैसे में लॉस की बात करूं तो 2375 यानी 25 जोड़ूंगा तो 2400 और 100 और 125 का लॉस हो रहा है। अगर परसेंटेज लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 125 का लॉस हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सीपी के रेस्पेक्ट में। सीपी कितना है 2500 मल्टीप्लाई बाई 100, 5% आ जाएगा, वैसे तो देख के ही पता चल रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो और 25 पंजे 125, तो 5% अपना सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 3rd है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो औसत एवरेज से पूछा गया है। बोले एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याएं हैं जिनका औसत 41 है, और बोले यदि पहली 5 संख्याएं हैं जिनका औसत अपना 18 है,
और अंतिम 5 संख्या है उनका एवरेज 64 है, तो छठी संख्या क्या होगा। ठीक है, देखो जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा ना वो इसको बेसिक से करेंगे, लेकिन मैंने कल ही आपको, ठीक है, देखो किसी भी टॉपिक में अगर मैं आपको, आप में से ये लेक्चर्स देख रहे हो और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने अभी सारे जो CHSL हुआ या सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है, इन सब के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन करवाएं, आप उनको देखो, जिससे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसको हम कैसे करते हैं, एक अपना मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डेविएशन मेथड। डेविएशन मतलब ये देखते हैं कि एवरेज से कितना कम ज्यादा चीजें हुई है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 11 संख्याओं का औसत 41 था। अगर बेसिक से करना चाहो तो सिंपली कर लो, 11 गुणा 41 माइनस 5 गुणा 18 और 5 गुणा 64, जो आएगा वो छठी संख्या हो जाएगी। लेकिन देखो 11 का 41 था, 5 का 18 हो गया, तो ये एवरेज से कितना कम है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 और 21 और, यानी -23 कम है। ठीक है, सम जो एवरेज है -23 कम है, लेकिन ये कितने नंबर पे, 5 नंबर पर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का तो 115 हो जाएगा। और इस वाले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले अब मैंने उस वाले की कंपैरिजन की, अभी मैं इस वाले की करूंगा। 41 से 64 हो गया, ये प्लस में कितना बढ़ गया है, 4 माइनस 1 3 और 6 माइनस 4 2, 23 बढ़ गया, कितने नंबर पर, 5 नंबर पर। तो आप देख पा रहे हो ये प्लस का 115 है। ठीक है, अगर ओवरऑल आप देख पा रहे हो तो -115 है और +115 है, यानी 0 है। 0 का मतलब है कुछ डेविएशन आया ही नहीं है। इसका मतलब है जब कुछ डेविएशन नहीं आया है तो जो पहले भी नंबर 41 था अभी भी 41 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो 6th नंबर है उसमें कोई डेविएशन आएगा नहीं, 41 ही हो जाएगा। ठीक है, मान लो डेविएशन आता तो क्या करते, जैसे यहाँ पे -4 आया लेट से, तो क्या हो गया, जो सम अपना -4 ये कम है, इसको बैलेंस कौन करता है, ये जो बचा हुआ छठा नंबर है, क्योंकि 10 नंबर तो अपन ने ले लिए ना, तो यहाँ पे प्लस कर देते और प्लस आता तो माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन इस सवाल में है नहीं, पर आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर, तो मैं वहां आपको इस मेथड को और अच्छे से बताऊंगा जहाँ पे अपना जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। ओके, इसमें अपन से क्या पूछा गया है, बोले 6 18 39 और x समानुपात में है, तो x की वैल्यू निकालें। आपको पता है समानुपात में है तो बेसिकली मतलब समानुपात मतलब होता है इंग्लिश में प्रोपोर्शन, यानी रेशियो इक्वल होंगे, 6 का 18 का और 39 का x से, ये अपने इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को x चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 39 इंटू 6, नहीं सॉरी 39 इंटू 18 और डिवाइड हो जाएगा 6 से। देखो 6 से मैं इसको काटूंगा 3 टाइम, और 39 दिया कितने हो जाएंगे, 40 होता तो उसका 3 गुना 120 हो जाता, लेकिन 3 कम आएंगे तो 117 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। देखो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित पाई चार्ट में वैज्ञानिक कैलकुलेटर का निर्माण में किए गए व्यय को दर्शा रहा है, यानी खर्चे को दर्शा रहा है। और पाई चार्ट का अपन को स्टडी करनी है और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके जवाब देने हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, DI को क्वेश्चन को अपन सबसे लास्ट में करेंगे, तो इसका मैं को ध्यान रखूंगा कि 69 क्वेश्चन को अपन को करना है। ठीक है, वो देखो बस थोड़ा टाइम टेकिंग DI थी, इसलिए मैं इसको भी चलो छोड़ देते हैं, बाद में ही करेंगे, ये इसको तो कर लेते हैं साथ साथ में, ज्यादा बड़ी नहीं लग रही। यहाँ पे क्या बोला है, जो पाई चार्ट है उसमें 12 से 16 तक एक संगठन के उत्पादन को दर्शाया गया है। पूछा गया है 15 से 16 तक उत्पादन में हुई वृद्धि को बताना है। ओके, तो देखो 15 से 16 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 15 में कितना था, ये 12.6 था, और ये जो 16 में कितना हो गया, 18.9 हो गया। ठीक है, 6 और 2 8 1 9, वैसे आप सॉल्व करना चाहो तो इनका रेशियो ले लो। ठीक है, अगर रेशियो लेंगे तो 9 से कट जाएगा, ये 9 1 कम 9, बचेंगे 3 9 चौक 36, और 9 से इसको काटेंगे तो मैं 9 दूनी 18 9 कम 9, वापस 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 3 21। देखो 2 से कोई चीज़ 3 हो गई, एक बढ़ गई कितने पर, 2 पर, और 1/2 आपको पता है 50% होता है, तो ये 50% आ गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना पहला गिवन है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, बोला है दो संख्याएं जिनका योग क्या है 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF है वो 43 है। ठीक है, जब भी आपको HCF दिया हो तो हम संख्याएं किस तरीके से मानेंगे, एक संख्या हम 43 के साथ x को मानेंगे, एक 43 के साथ y को मानेंगे, क्योंकि जो संख्याएं क्या होती हैं HCF का ही तो मल्टीपल होती हैं। तो ये अब तो अपन ने मान लिया है संख्याएं 43x और 43y, और बोला है संख्याओं का जो योग है वो 430 दिया है, यानी 43x प्लस 43y की वैल्यू दी है। जैसे 43 में कॉमन ले लूंगा, 43x प्लस वाई ये अपना 430 के बराबर है। तो यहाँ से एक रिजल्ट तो क्या निकल के आ गया कि जो x प्लस वाई है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वह सही युग्म होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे निकालना है कौन सा ऐसा पेयर होगा जो अपना जो ये जो कंडीशन बोल रहा है इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप 10 बना के देखो तो कितने पेयर आपके पास बनेंगे, सबको हम लिख लेते हैं बारी बारी से। देखो दो संख्याओं का सम 10 है तो 1 9 बन सकता है, पहले मैं सबको लिख रहा हूँ फिर बताऊंगा कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। 2 8 लिख सकता हूँ, 3 7 लिख सकता हूँ, 4 6 लिख सकता हूँ, देन इसके बाद 5 5 लिख सकता हूँ। बाकी दोबारा करोगे तो 6 4 वो सारे रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन से नहीं हो सकते उनको देख लेते हैं। आपको पता है कि जो
ये जो फैक्टर है ये अपने प्राइम फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि देखो अगर अपना एलसीएम 43 है तो इनमें कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी 2 8 वाले पेयर तो होंगे नहीं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये वाला अपना हट चुका है, 4 6 वाला भी हट जाएगा, और इक्वल इक्वल तो होने से रहा तो ये भी हट जाएगा। अब अपने पास ऑप्शन बचे हैं दो, एक तो बचा है 1 से 9 का, और एक बचा है अपने पास 3 से 7 का। तो अब ऑप्शन से उठा के देख लो, अगर एक होता अपना तो एक संख्या तो 43 ही आती, लेकिन 43 तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। तो ये होगा अपना 37। ठीक है, 37 नहीं, सॉरी 3 और 7, तो एक तो नंबर आना चाहिए अपना 43 गुणा 3, और दूसरा नंबर आना चाहिए 43 गुणा 7। तो 3 3 9 और 80 लाई नहीं, 3 3 9 कैरी नहीं आएगी, और 3 चौके 12, एक तो 129 आएगा, और दूसरा कितना आएगा 7 3 21, 80 लाई 2, 7 चौके 28 और 2 30, 301 और 129 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। वो देखो क्वेश्चन नंबर अपना 86 है, जो आई थिंक प्रॉफिट लॉस से है। बोला गया कि 2,000 रुपए की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक का साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2022 की अपन से बात कर रहे हैं, और आपको पता है 2022 अपनी लीप ईयर नहीं होती है, तो सबसे पहले तो मैं टाइम निकालूंगा कि टोटल कितना टाइम होगा। तो 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 पे जाना है, तो फरवरी में तो कितने दिन हो गए 7 से, और अपना ये कितना है 20 अप्रैल। तो देखो दिन देखो कितने हो गए। तो टोटल आपको पता है कि जो महीना होता है फरवरी का वो 28 दिन का होता है, लीप ईयर ये है नहीं तो 28 का ही रहेगा, तो 21 दिन तो इसके अंदर हो गए, प्लस ये तो फरवरी हो गया। अब आपको पता है जो मार्च है वो तो अपना 31 वाला महीना होता है, तो मार्च ये आ जाएगा। फिर अप्रैल में सिर्फ 20 दिन ही लेने हैं, तो ये टोटल कितने दिन आ गए हैं देखो, एक और एक दो, और 2 और 3 5, 5 2 7, 72 नहीं, वैसे तो 73 आना चाहिए था। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे बोल रहा था 7 फरवरी से काउंट करना था ना, यानी 7 को भी काउंट करना था। तो इसमें अपने कितने दिन आते फिर 7 8 9 10, 28 का महीना होता है ना अपना, 28 में से 7 का 21, लेकिन 7 को भी इंक्लूड करना है, ये 22 दिन आते। क्योंकि देखो 7 8 9 10, 4 दिन तो ये हो गए, और देन इसके बाद अपने 28 तक जाना है, तो 10 और 8 18 हो गए, तो ये 73 दिन आएंगे। और 73 दिन देख के मेरे को पता चल गया था कि इसमें मैंने कुछ गड़बड़ की है। आपको पता है 73 दिन क्या होता है, ये 73 डेज आए। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो एक साल में जो नॉर्मल होती है, जो लीप ईयर नहीं होती, उसमें 365 दिन होते हैं, और 365 में अगर जब 5 का भाग देते हो ना तो आप 73 आता है, यानी 1/5 पार्ट होता है एक साल का 73 दिन। 5 7 35, और बचे कितने, एक 5 3 15, तो 73 डे आ गया, यानी ये जो 73 डे है ये इक्वल होंगे किसके 1/5 ईयर के। अपन को ब्याज निकालना था साधारण ब्याज, तो नॉर्मली जो अपना फॉर्मूला है, बेसिक सा फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो अपन को निकालना है। और जो प्रिंसिपल की बात करूँ तो 2,000 रुपये था, और रेट की मैं बात करूँ तो 8.25% है। इंटू टाइम की बात करूँ तो 1/5 साल है, तो 1/5 इंट, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो 2 जीरो से अपना 2 जीरो आ गया, और 5 से मैं इसको काटूंगा 4 टाइम आ गया। तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, देखो 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 8.25 से, तो 4 8 32, 32 तो ये आ गया, और 0.25 को और करूंगा मैं 4 से, तो 1 और आ जाएगा, तो 32 और ये कितना आ जाएगा 33 रुपये आ जाएगा, 33 रुपये आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 गिवन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। देखो ये अपना बोल रहे हैं 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 16 पुरुष, 20 वोमेन, तो 20 गुणा W लिख लेता हूँ, ये किसी काम को पूरा कर सकती हैं 15 दिन में। एक मिनट, दिन तो मैंने लिखा ही नहीं है। 20 वुमेन है, वो किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि जो 16 मैन है, 16 M है, उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 से तो 15 कट जाएगा, यानी वुमेन और मैन की जो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 16/20, जिसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, ये आ गया। पूछा क्या है कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी का अनुपात पूछा है मेल से वुमेन का, निकाला है हमने वुमेन का मेल से, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 5 4 आ जाएगा, 5 4 है ऑप्शन नंबर पहला। ओके, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 है। बोला गया कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप पर 28,473 रुपये का भुगतान किया तो अंकित मूल्य कितना था। देखो 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1/4, यानी 4 की कोई चीज थी, एक का आपने डिस्काउंट ले लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि MP से, यानी मार्क प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस, जितने में उसने खरीदा। तो 4 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 4 से 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को गिवन है 28473। ठीक है, यहां से निकालेंगे कि ये कितना गुना है,
तो भाग दे देते हैं 3 से, तो ये जाएगा देखो 3 नाम 27 बचेगा, यहाँ से 1 14, 3 चौके 12 बचे 2 27, 3 नाम 27 और 3 एकम 3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9491 आ जाएगा, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 4 की। तो देखो 4 को इससे गुणा करूंगा तो पता है यूनिट डिजिट तो 4 आएगा, यानी 2 ऑप्शन तो अपने देख के हट रहे हैं, पर फिर भी अपने 2 ऑप्शन बच रहे हैं। तो सॉल्व कर लो इसको, 9491 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 एकम 4, 4 नाम 36, असिल है 3, 4 चौके 16 और 3 19, एक असिल, 4 नाम 36 और एक 37, 37,964, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। बोल रहे श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है और 5 वर्ष के बाद उनकी जो औसत आयु है वो 33 ईयर है। देखो 5 साल बाद की अगर मैं बात करूं, इनकी जो एवरेज 36 है, यानी 5 ईयर बाद इनका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा? मतलब 33 साल एवरेज है तो सम कितना आ जाएगा? 66। ये तो 5 साल बाद है। अगर मैं बात करूं वर्तमान की, मेरे को वर्तमान में जाना है, प्रेजेंट में जाना है, तो 5 साल घटाना पड़ेगा। अब 5 साल दोनों का कम है, तो यानी 5 साल तो दो किसका घटेगा? श्रीनिवास का, और 5 साल है जिसने उसने शादी की यानी उसकी वाइफ का। तो वर्तमान में जाने के लिए इसका जो सम है इसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा, यानी वर्तमान में इनका जो सम होगा वो कितना रहा होगा? 66 माइनस 10 56, ये है। ठीक है, और अब देखो यहाँ क्या बोला है, जो श्रीनिवास ने हाल ही में शादी की और वो जो लड़की है उससे 4 साल क्या है? छोटी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो 56 को अपन को 2 पार्ट में बांटना है ना, हालांकि आप कर तो ऐसे सकते हो, एक एक्स मान लो तो एक्स माइनस 4 मान लो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बंटवारा कैसे करते हैं। 56 है कोई चीज का सम, ठीक है। अब क्या करना है, एक को तो एक 4 साल कम है, इसका मतलब कह सकता हूँ कि एक 4 ज्यादा होगा, है ना। मान लो एक अगर एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 4 ज्यादा होगा, यानी 56 में से 4 तो हमने पहले ही दे दिया। अब 56 में से 4 दे दिया तो बचेगा कितना? 56 माइनस 4 52, उस 52 का आधा आधा बंटवारा और कर दो, यानी 26 इसको दे दो और 26 को इसको दे दो। ठीक है, बचपन में मम्मी भी तो ऐसे ही टॉफियां बांटती थी। तो ये तो एक तो 30 साल का रहा होगा, और इस जो इसकी वाइफ है वो 26 ईयर की रही होगी करंट में। पूछा क्या था? लड़की की वर्तमान आयु, यानी इसकी जो वाइफ है उसकी जो वर्तमान आयु है वो 26 ईयर होगी। ठीक है, बाकी आप ऐसे कर सकते थे, एक एक्स है एक एक्स माइनस 4 है, दोनों का जो सम है वो 56 है, तो वहां से चीजें निकल जाती है आसानी से। एक्स अपना 30 आ जाता, फिर 4 घटाते तो 26 आ जाता। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन हो चुके हैं। जो डीआई का क्वेश्चन छोड़ा था उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यही तो अपना डीआई का क्वेश्चन रहा था, तो इसे तो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला था कि एक कैलकुलेटर बना रही है कंपनी, और इस तरीके से ये इनके खर्चे दे रखे थे। और यहाँ पे देखो ये चीजें हिंदी इंग्लिश दोनों में दी है। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है इसका मतलब है प्रत्यक्ष श्रम लागत, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसका मतलब है प्रत्यक्ष सामग्री लागत, और एडवर्टाइजमेंट का तो विज्ञापन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, और ट्रांसपोर्टेशन हो गया परिवहन। आगे देखो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है वो 500 कैलकुलेटर का निर्माण करती है, और उन पर जो प्रत्यक्ष श्रम लागत है वो कितनी है अपनी? इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। ठीक है, तो पूछा है कि कैलकुलेटर का जो एसपी क्या रखना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। देखो ये जो सारा है अपन को, ये जो खर्चा है उसका परसेंटेज दिया गया है, तो मैं टोटल इसको 100x मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल सारे परसेंटेज में ही तो है, 100x हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसने बोला है जो 500 कैलकुलेटर हैं उनका क्या दिया है? प्रत्यक्ष श्रम लागत, यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है, एक का अपना 24% है, तो 100x का 24% मतलब 24x हो जाएगा। और ये कितने का? 500 का, तो 500, ये कितना है अपना? 1 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यहाँ से अपन 100x की निकालेंगे तो इस टोटल की निकल जाएगी। तो 100x निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी 2 जीरो तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 5 से इसको मैं काटूंगा तो ये कितना टाइम? 200 टाइम। तो 24x की वैल्यू आ गई, 4 से मैं काट दूंगा इसको 6 टाइम, हाँ, और 4 से इसको काट दूंगा मैं कितना? 50 टाइम। तो x कितना आ जाएगा अपना? ये 25/3 आ जाएगा। 2 से और कट जाएगा, 3/2 से 25, और 25/3 अपन को वैल्यू तो 100 की चाहिए ना, तो 100x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। 100x की वैल्यू कितनी आ गई? यह आ जाएगा 2500/3। ठीक है, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन बोल रहा है इसको किस कीमत पर बेचे ताकि इसको 44% का लाभ हो। तो इसको 44% प्रॉफिट पर हमें सेल करना है, तो 44% प्रॉफिट मतलब 144/100 में हम इसको बेचेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 3 से मैं इसको काटूंगा तो 3 चौके 12, बचे कितने? 2 3 8 24, 25 गुणा 48 करना है। 25 को 8 से करूंगा तो 25 अंटे 220 हासिल, और 25 चौको 100, 100 और 20 120, तो ये कितना आ जाएगा? 1200 आएगा। 1200 है, ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है।
ठीक है, मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन बच नहीं गया हो, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, सेक्शन वाइज तो आते नहीं है। और काफी बार साइंस वाइंस के क्वेश्चन को कुछ समझ के भी रह जाते हैं। एक मिनट, ये क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो रह गया है। 63 बोल रहा है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी है। ठीक है। क्यूबॉइड अपनी शेप है, घन के आकार की। ठीक है, क्यूब आकार की है, जिसमें एक पानी की टंकी है जिसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट लगा हुआ है। ठीक है। देखो अपने एक पानी की टंकी है। ठीक है, मैं पानी की टंकी समझ लो इसको, हालांकि ये जो शेप है वो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, पर आप ऐसे ही समझ लो कि एक पानी की टंकी है जिसमें अपना एक पाइप लगा है, जो क्या है किस शेप का है अपना, वृत्ताकार इनलेट है। ठीक है, मतलब देखो वृत्ताकार इनलेट होगा, जो पाइप है वो बेलनाकार ही तो होता है अपना, तो बेलनाकार एक पाइप लगा है जिससे अपना इस तरीके से पानी बह रहा है। और जो रेडियस है 2 मीटर, तो किसकी भुजा थी? देखो ये इसकी जो भुजा है, यानी अगर घन की भुजा में ए मानू तो 2 मीटर इसकी है। लेकिन देखो जो आंसर है ना, यहाँ पे अपना मीटर है, यहाँ पे मीटर है, कुछ सेंटीमीटर में है, कुछ मीटर में है, इसको तो एक तो बताना पड़ेगा, तो इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं कि ये 200 सेंटीमीटर है। ये तो अपने इसकी साइड हो गई। और घनाभागार पानी की जो टंकी है जिसकी जो त्रिज्या है वो, यानी इसकी रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 7/2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। और आगे बोले पानी की जो प्रवाह की दर है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये जो लाइन लिखी है ना 2 मीटर पर सेकेंड, इसका बेसिकली मतलब क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड का है कि 1 सेकेंड में पाइप के द्वारा जो पानी बहेगा वो कितनी दूर बहेगा? 2 मीटर। यानी ये 2 मीटर है, इस टंकी के लिए अपनी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो एच की अगर मैं बात करूँ 2 मीटर हो जाएगी, जिसको सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो हमको गिवन है। तो बोल रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम्स को हम इक्वल कर देंगे तो अपना टाइम आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम को इक्वल करने पर कैसे इक्वल करेंगे? देखो भर किसे रहे? बेलनाकार पाइप से। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को मतलब 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 7/2, स्क्वायर करना है 2 बार लिख दिया, एच। सारा हमने जो डेटा है उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो ज्यादातर डेटा सेंटीमीटर में ही है, बाकी बाद में आंसर मिनट में है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी जो आंसर है वो सेकंड में निकल के आएगा। तो पाई आर स्क्वायर, एच कितना था अपना 200। मैं मान लेता हूँ कि ये टी टाइम में भरेगा। ठीक है, ये तो अपना 1 सेकंड में भरा हो गया पानी था, लेकिन हमसे ये पूछा है ना कितने टाइम में भरेगा, तो टी टाइम में इतना भर देगा। ये इक्वल होना चाहिए इसके वॉल्यूम के इक्वल। और आपको पता है जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। यानी 2 का क्यूब करूंगा तो 8, और ये 2 जीरो का क्यूब करूंगा तो ये 6 बन जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। यहाँ से आप अगर देख पा रहे हो तो 7 से ये अपना 7 कट जाएगा। ठीक है, और इस 2 से अगर मैं काटूं तो ये 100 टाइम चले जाएगा, और इस 2 से काटूं तो मैं ये 11 टाइम चले जाएगा। तो और ये जो डबल जीरो है इससे अपने ये 2 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, तो जो टाइम है वो अपना कितना आएगा? यहाँ पे 8 के बाद क्या है? 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, इसमें डिवाइड करेंगे कि इसका 11/77 का। ये जो आंसर तो सेकंड में निकल के आएगा, लेकिन हमसे पूछा है मिनट में, तो मिनट में आपको पता है सेकंड को मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो तब जाके जो अपना आंसर है ये किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें कैलकुलेशन है, डायरेक्ट ये कटेगा नहीं, इसको आप सॉल्व कर लेना। जो आपका आंसर है वो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, अप्रोक्स में कितना आएगा? 17.31 आएगा। ये मैं कैलकुलेटर से करके बता रहा हूँ ये वाला डेटा। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेशन है, अब इसमें आपको डिवाइड करना है तो वो आप कर लेना। तो अप्रोक्स में जो ये आंसर है अपना 17.3 मिनट आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ और कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो अपने पूछे गए हैं आरआरसी ग्रुप डी में। ये अपना पहला शिफ्ट हमने सॉल्व किया है ग्रुप डी का। इसके बाद आने वाले टाइम में हम सारे शिफ्टों को सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, आप रेगुलर वीडियो देखते रहना। चलो इस वीडियो में इतना ही था, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे मैं, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं एक से ज़्यादा वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा रेगुलर। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।